Good morning, everyone. A very good morning to all of you, bachcho, and welcome to Exam Dost, my dear students. We are back again, and this time we are live with the first doubt clearing session of our Lakshya and the Neve batch for June. ठीक है, तो इसमें मैं डाउट लेने वाला हूं. अब डाउट कैसे होने वाले हैं? हम लोगों ने यार आपको एक टेलीग्राम ग्रुप प्रोवाइड किया था. जितने भी बच्चे हमारे कोर्स के यूजर्स हैं, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको ऐप पे प्रोवाइड कराया गया था. तो उस ग्रुप पे आप लोग इमेजेस पोस्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी सॉल्विंग योर क्वेरीज लाइव ऑन द बोर्ड. साथ साथ अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन रेज योर हैंड और आप ऑडियो पे भी आ सकते हैं. तो डाउट सेशन का यही फॉर्मेट रहेगा. आप लोग के क्वेरीज मैं टेलीग्राम से पिक करूंगा, सॉल्व यहीं पे लाइव मैं बोर्ड पे करूंगा एंड एट द सेम टाइम यू कैन बी ऑन ऑडियो, जहां पे कि आप मुझसे बात कर सकते हो एंड आई कैन एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. ठीक है, तो रेडी हैं भाई सभी लोग? जल्दी से बताइए, सभी लोग रेडी? चलिए, तो देखिए भैया डाउट आना स्टार्ट हो गए क्या? हाँ जी, तो ये मैंने मैसेज डाला था, इस मैसेज के बाद मैं डाउट्स ले रहा हूं. हाँ जी, ये है, ये क्वेश्चन है भाई. उम्मीद करता हूं आप सभी लोग देख पा रहे हो. The static electric field inside a dielectric medium with relative permittivity 2.25 is expressed in the cylindrical coordinate system. ठीक है, AR, A5, AZ. If the above expression represents a valid electric field inside a medium, then the volume charge density in terms of the free space permittivity. अब यार देखो, अगर ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मांग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें यहां पे ये समझना होगा, ठीक है, कि वी हैव टू सॉल्व इट यूजिंग द गॉस लॉ. गॉस लॉ क्या कहता है बेटा? डेल डॉट डी इक्वल टू रो वी. अब डी आप कैसे निकालोगे ये मैं आपको बताता हूं. इलेक्ट्रिक फील्ड है 2r 3/t और 6. देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट है ना, तो आर का मैं रो लिख रहा हूं 2 रो. ठीक है, फिर है 3/t और 6. 3/t A5 कैप प्लस 6 AZ कैप. अब यहां पे D क्या लिखेंगे आप बेटा? एप्सिलन नॉट एप्सिलन R इंटू ई. एप्सिलन R 2.25 दे रखा है, तो 4.5 रो एप्सिलन नॉट ए रो कैप 6.75/t एप्सिलन नॉट A5 कैप 6 का हो गया 13.5 एप्सिलन नॉट AZ कैप. अब बात है डाइवर्जेंस की भाई. डेल डॉट डी 1/h1 h2 h3 करते हैं, 1 रो हो गया, डेल बाय डेल रो h2 h3 रो इंटू 4.5 रो एप्सिलन नॉट. फिर डेल बाय डेल फाई h1 h3 यानी कि 1. अब ये देखो, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट हो गई ना भाई. और डेल बाय डेल z h1 h2 यानी कि रो, इसका भी डेरिवेटिव z के रेस्पेक्ट में 0. ये 4.5 रो स्क्वायर का हो गया 9 रो, तो 9 एप्सिलन नॉट विच इज इक्वल टू रो वी. तो यार यहां पे देखो कोई ऑप्शन है क्या 9 एप्सिलन नॉट? यहां पे ऑप्शन है डी, दैट इज 9 एप्सिलन नॉट. ठीक है, डी ऑप्शन आ गया आपका 9 एप्सिलन नॉट. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है भाई, तो जगन्नाथ जी का ये मैंने क्वेश्चन आंसर कर दिया है. जापुंगसत नजारी, चलो मैं नजारी बोल दूंगा, थोड़ा सा नाम कम कॉम्प्लिकेटेड है. ये सौरभ जी अपने दरवाजे की फोटो क्यों भेज रहे हैं? अच्छा, दरवाजे की भी फोटो खींच दी है इसके साथ साथ. इन दिस क्वेश्चन नेगेटिव साइन इज यूज्ड विद S2. बेटा नेगेटिव साइन इसलिए पुट किया है यहां पे, ध्यान से देखिएगा सौरभ मोंडल जी. ये जो अंदर वाला सरफेस है, देखो मैं यहीं पे खोल के दिखा देता हूं. ये आपको जो अंदर वाला इनर वाला स्फीयर दिख रहा है, इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, यानी -AR कैप. बाहर वाले सरफेस का एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, यानी कि AR कैप. तो रेडियली आउटवर्ड तो पॉजिटिव लेंगे AR कैप, रेडियली इनवर्ड तो नेगेटिव लेंगे -AR कैप.
इसीलिए नेगेटिव साइन लगाया है। ठीक है नजारी भाई, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? अभी मैंने सॉल्व करके दिखाया तुम्हारा डाउट। अगला क्या है भाई सौरभ मंडल का, कि यहां पे हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज किया। यहां पे हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं यूज किया, कौन से वाले में कह रहे हो? क्लोज सरफेस इज डिफाइंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। बेटा यहां देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना था, मुझे कोई सरफेस इंटीग्रल नहीं करना था। एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, तो एरिया तो पॉजिटिव ही लिया जाता है, चाहे एरिया वेक्टर नेगेटिव हो चाहे फिर वो पॉजिटिव हो। ठीक है हमें क्या चाहिए? हमें एरिया चाहिए। तो एरिया के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। सौरभ भाई सुन रहे हो क्या? सेशन के अंदर एरिया के अंदर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी। लेकिन जब आप कोई सरफेस इंटीग्रल निकालते हो, मान लो कोई वेक्टर फील्ड आपको दे रखा है, जैसे वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर, अब आपसे बोला है ए डॉट डीएस का सरफेस इंटीग्रल बताइए, तो वहां पे डीएस वेक्टर की डायरेक्शन भी मैटर करेगी। लेकिन जब आप एरिया निकालते हो ना, तो आप सिर्फ डीएस का इंटीग्रेशन करते हो, वहां उसके वेक्टर साइन से कोई असर नहीं पड़ता। वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड, एरिया कैन नेवर बी नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? किसी भी सरफेस का एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। अब वेद व्यास का है, कंसीडरिंग जीरो वोल्टेज एट इंफिनिटी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 004 ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 10 नैनो कूलम, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z माइनस 1 to 1। तो देखो भाई ये बोल रहा है इंफिनिटी पे 0 पोटेंशियल है और ये चार्ज जो है z एक्सिस पे ही लाई कर रहा है -1 से 1 तक। हमें 4 पे निकालना है। ठीक है हमें 4 पे निकालना है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं क्या है इसका सीन। देखो यहां कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहां पे आपको जो है ना बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। ये देखना जरा, ये हो गया x y z। अब यहां पे जो है ना आपका एक छोटा सा लाइन चार्ज है -1 से 1। ठीक है भाई -1 से 1, z इक्वल टू -1 से z इक्वल टू 1। और आपसे यहां पे पोटेंशियल पूछ रहा है 0,0,4। आप यहां पे क्या करो बेटा, यहां पे आप एक छोटा सा पॉइंट चार्ज ले लो जिसका चार्ज होगा ρl dz और कितनी हाइट पे होगा z पे, यानी यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा भाई 4 - z पे। ठीक है अब मैं कहता हूं इसके कारण कितना पोटेंशियल होगा, dv ρl dz बाय 4 पाई एप्सिलॉन 4 - z। अब पोटेंशियल तो स्केलार है, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा, बना लोगे भाई वेद व्यास। और इसके आगे z की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, -1 से 1, तो ये इसका इंटीग्रेशन लॉग में आ जाएगा ना। बोलो भाई बन जाएगा वेद व्यास? जल्दी बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो जी ये भी हमने आंसर कर दिया। अब ये डाउट किसने भेजा है? अरे बच्चे का नाम नहीं आ रहा है, चलो देखें। कंसीडर GSHS, भाई साहब लंबा भेजा है क्वेश्चन। 5s + 3/s s - 1 कंप्लीट द नाइक्विस्ट प्लॉट, डिटरमाइन द स्टेबिलिटी। अब देखो ओरिजिन पे पोल है तो आपने नाइक्विस्ट कंटूर तो सही लिया है कि ओरिजिन के अबाउट आपने एक छोटा सा सर्कल लिया है। सबसे पहले आपने S1 को मैप किया, यानी कि j ओमेगा को आपने मैप किया। ठीक है ये पोलर प्लॉट बना देगा, बिल्कुल सही बात है। और 5s + 3/s s - 1, 0 पे आपका आ गया -20, 0 पे -20, 0 पे निकाला कैसे? 0 पे तो ये अनडिफाइंड ही हो जाएगा। अच्छा इसका रियल और इमेजिनरी में ब्रेक कर लिया, -20 + j इंफिनिटी। ठीक है और इंफिनिटी पे आपने निकाला तो इंफिनिटी पे आ गया 0। ठीक है तो ओरिजिन पे आ गया। अब S2 कौन सा है भाई आपका? इनफाइनाइट सर्कल है, लिमिटिंग r टेंडिंग टू इंफिनिटी π/2 से -π/2, तो ये 5r e⁻ -j θ बच रहा है। ठीक है r e⁻ -j θ यानी -90 से +90, ये हो गया। S3 इसका मिरर इमेज बन जाएगा S1 का। आपका क्वेश्चन है सर S4 को मैप कैसे करेंगे?
r टेंडिंग टू 0 माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सही बात है। यहां पे इन दोनों को 0 मान लिया, ये आ गया। तो ये इनफाइनाइट सेमी सर्कल बन रहा है जिसका एंगल जा रहा है प्लस 90 से माइनस 90, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो यार आपका कंप्लीट प्लॉट कैसा बनेगा। आपका GSHS ये है, कितना है 5s+3 अपॉन SS-1। और इसमें पता है इतना करने की जरूरत नहीं है, पोलर प्लॉट बनाना है तो आप मैग्नीट्यूड और फेज में तोड़ लो। वैसे तो ठीक है आपने रियल इमेजिनरी में भी तोड़ा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर, बट रियल इमेजिनरी में क्या है ना, ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इसका मॉड क्या हो जाएगा बेटा, मॉड इसका हो गया 5√15 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा √1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। और एंगल कितना हो जाएगा भाई, न्यूमरेटर का हो गया tan इनवर्स ओमेगा बाय 3, डिनोमिनेटर का एक टर्म का हो गया 90 और ये हो गया 180 माइनस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, तो -270 प्लस tan इनवर्स ओमेगा बाय 3 प्लस tan इनवर्स ओमेगा। ठीक है, चलिए तो आपने जो बनाया बेटा पोलर प्लॉट, पोलर प्लॉट आपका एकदम सही है। आपने एसिम्टोट भी निकाला हुआ है कि 0 फ्रीक्वेंसी पे -20 रहेगा रियल पार्ट। आपका पोलर प्लॉट कुछ ऐसे आया। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज हम और बना लेंगे, रुक जाओ जरा, यहां से अभी थोड़ा सा डिलीट कर दो। इसका मिरर इमेज और बना लेते हैं, ये आ गया। ठीक है, अब ये देखिएगा यहां पे मेरे बच्चों आपका ये जो S2 वाला मैपिंग आया, हाँ S2 वाला, तो ये -π/2 से π/2 एक छोटा सा सर्कल बन रहा है। -π/2 से π/2 एक छोटा सा सर्कल बन रहा है, ये देखो ऐसे। और ये जो आपका आ रहा है क्लॉकवाइज, एक इनफाइनाइट रेडियस का क्लॉकवाइज सेमी सर्कल बन रहा है, इनफाइनाइट रेडियस का क्लॉकवाइज सेमी सर्कल बन रहा है। तो ये ऐसे आ जाएगा मेरे भाई, क्लॉकवाइज बनाना है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज बनाना है तो ये ऐसे आ जाएगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होता तो हम इधर से बना सकते थे। ठीक है, ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट बन जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये एक्स हो जाएगी रियल पार्ट ऑफ GH, ये हो जाएगी इमेजिनरी पार्ट ऑफ GH। ठीक है भाई वेद व्यास, क्लियर? क्लियर है भाई? अब देखें अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जगन्नाथ जी का है। हाँ जी, क्वेश्चन कहता है अ थिन सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, थिकनेस 3.3 माइक्रोमीटर इज एट अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। द बबल बर्स्ट, ठीक है, एंड बिकम्स अ सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ सोप एज्यूमिंग ऑल द सोप इज कंटेन्ड इनसाइड द ड्रॉप। यानी ये सॉलिड स्फीयर हो गया, ये हॉलो स्फीयर हो गया। The volume of the soap in the thin bubble is 4πr²A and that of the drop is 4/3 πr³। अब ये बोल रहा है पोटेंशियल आपको बताना है जो कि रिजल्टिंग सिंगल स्फेरिकल ड्रॉप का हो। ठीक है, इस ड्रॉप का पोटेंशियल बताना है। अब आप सबसे पहले समझिएगा, आपका जब बबल था मेरे बच्चों, तो वॉल्यूम कितना था 4πr²A। ठीक है, कैपिटल आर दे रखा है 1 सेंटीमीटर, थिकनेस दे रखे 3.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब यार देखो जब सोप बबल फट करके एक ड्रॉप बना तो सोप तो आपकी कम नहीं हुई होगी ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती है मटेरियल की।
वॉल्यूम तो चेंज नहीं होती है मटेरियल की। तो नाउ ड्रॉप का जो वॉल्यूम है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। मेरे बच्चों आप दोनों को इक्वल करके स्मॉल आर निकाल सकते हो? बताओ, आप दोनों को इक्वेट करके स्मॉल आर निकाल सकते हो? अब उसने पहले बोला पोटेंशियल जो है 1 वोल्ट, वो कितना है बेटा? अगर ये बबल था जिसका आउटर रेडियस था कैपिटल आर, तो सारा चार्ज मैंने आउटर सरफेस पे मान लिया 4 पाई एप्सिलॉन आर। अब अगर इसके सरफेस पे नया पोटेंशियल देखा जाए, चार्ज तो सेम रहेगा, चार्ज का कोई एक्सचेंज तो हुआ नहीं। तो यहां पे अगर आप रेशो लेते हो V/1 इज कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। अगर आपको स्मॉल आर मिल चुका है तो आपको V भी मिल जाएगा इस टाइप से। ठीक है भाई नजारी, कर लोगे? बताओ। एंगल तो 90 to -90 है, उसी तो हमने एंटी क्लॉकवाइज पता किया है ना वेद व्यास। एंगल जो आपका आ रहा है वो कितना आ रहा है? -90 to 90 आ रहा था ना। रुको, कहां चला गया तुम्हारा डाउट? 90 to -90 है, यानी कि क्लॉकवाइज आना चाहिए एंगल, यही तो तुमने पता किया। अब क्लॉकवाइज 90 to -90, अब हम ये बोल रहे हैं कि यहां पे एंगल -90 है। -90 to -90 अगर ऐसे जाऊंगा मैं तो क्लॉकवाइज बनना चाहिए। यार मेरे हिसाब से ना 90 to -90 से सिर्फ डायरेक्शन जज करो कि क्लॉकवाइज आना चाहिए, और क्लॉकवाइज का यहां पे एक ही ऑप्शन बन पाएगा आपका कि इस टाइप से आप बनाओ। राइट हाफ में जा ही नहीं पाएगा मुझे जितना लगता है, राइट हाफ में जाना नहीं चाहिए। -j थीटा है ना, -j थीटा अगर है तो थीटा आपका जा रहा था कहां? थीटा आपने लिया था यहां पे S4 के अंदर -90 से 90, तो माइनस थीटा चला गया +90 से -90, और इसमें 360 अगर ऐड कर दे तो 450 से, मतलब करने को तो कर ही सकते हो 360 ऐड। यार मेरे ख्याल से तुम यहां एक माइनस भूल गए। देखो यहां नीचे एक माइनस भी था, तो एक 180 का शिफ्ट भी आना चाहिए, कायदे से 180 का एक शिफ्ट भी आना चाहिए मेरे भाई। देखो जो तुमने S4 मैप किया है वो ये आ रहा है, लिमिटिंग R टेंडिंग टू 0, यहां से 5 और 3 15 बाय R e⁻j थीटा, और ये -1 की वजह से माइनस, तो लिमिटिंग R टेंडिंग टू 0 15 बाय R e⁻j पाई माइनस थीटा। अब थीटा जा रहा था तुम्हारा -90 से 90, तो पाई माइनस थीटा कहां जाएगा? पाई माइनस थीटा 270 to 180, 270 से 180 डिग्री नहीं, 270 से 90 डिग्री, सही तो आ गया। ये 270 डिग्री और ये 90 डिग्री है। समझ गए कहां गलती किए? तुम माइनस साइन को इग्नोर कर दिए। चलो अगला डाउट लेता हूं भाई मैं। ये नजारी का डाउट भी आंसर हो गया। हाँ जी, सोनू जी का है। सर इसमें बोथ साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों ले रहे हैं? सिलेंड्रिकल का ओनली टॉप एंड बॉटम ही गॉसियन सरफेस क्यों होगा, होल सिलेंडर क्यों नहीं? अच्छा क्वेश्चन है। देखो भाई, एक शीट के बारे में मुझे एक चीज पता होती है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे पॉजिटिव चार्ज एक चटाई पे बिछा हुआ है, चटाई की कोई थिकनेस नहीं है, थिकनेस 0 है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड हमेशा अवे होती है। जैसे मेरे बच्चों, अगर आप एक ऐसा पॉजिटिव चार्ज ले लो
तो ऐसा तो है नहीं ना कि इसकी फील्ड नीचे नहीं होगी, सिर्फ ऊपर ही होगी। तो जब इतने सारे पॉजिटिव चार्ज एक शीट पे बिछ जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर या नीचे होती है। यानी ये डायरेक्शन हो गई AZ कैप और ये हो गई माइनस AZ कैप। अब ये जो सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे बेटा, एक ऊपर, एक नीचे, एक कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर होता है एरो कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है AZ कैप और माइनस AZ कैप। तो AZ कैप डॉट एरो कैप दैट विल बी 0। तो अगर आप इस पे सरफेस इंटीग्रल निकालते भी हो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पे, दैट विल बी 0। नॉन जीरो बस ऊपर और नीचे आएगा। ये बात समझ में आई भाई? किसका डाउट था? सोनू का। सोनू भाई बात समझ में आई? चलो, इफ द लीनियर वेलोसिटी इज गिवन बाय दिस, द एंगुलर वेलोसिटी एट द पॉइंट। बेटा एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालते हैं कि हमारा लीनियर वेलोसिटी का फंडा होता है कि r क्रॉस ओमेगा इक्वल टू v वेक्टर। बट ये जो क्वेश्चन है इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे कोर्स से, इलेक्ट्रिकल के कोर्स से, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। r क्रॉस ओमेगा से v आता है, तो आपको v दे रखा है, r आपको दे रखा है इसका पोजीशन वेक्टर, तो आपको ओमेगा पता करना है। ठीक है, ओमेगा को ओमेगा x i कैप प्लस ओमेगा y j कैप प्लस ओमेगा z k कैप कर लो। r वेक्टर इसके पोजीशन वेक्टर से आ जाएगा। r क्रॉस ओमेगा को v के बराबर रखो और ओमेगा के तीनों कंपोनेंट निकाल दो। अगला, द मैग्नीट्यूड ऑफ p q r रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर, द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज। यार इसको रिजॉल्व कर लो ना x y और z में। देखो ये 60 डिग्री पे, ये 45 पे, ये 90 पे, यानी 195 हो गया। अब ये जो है ना, ये यहां से बेटा 15 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ये जो है ना, ये यहां से 15 डिग्री एंगल बना रहा होगा, यहां से देखो। तो आप इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लो। ये वर्टिकल से 15 डिग्री बना रहा है भाई, ये वाला वर्टिकल से 15 डिग्री बना रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कर लो। ये हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है, इसका भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में रिजॉल्व कर लो, सिंपल है। ठीक है, चलो। प्लेन का हर पॉइंट पे पोटेंशियल 0 कैसे होगा, ये समझ नहीं आया। देखो भाई, आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, डाइपोल है ना, आपके पास डाइपोल है। अब इसके बीच में बच्चों आपने क्या लिया, इसके बीच में आपने ना एक प्लेन ले लिया ऐसे, ठीक है। अब इस प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट चूज करोगे मेरे भाई, तो वो दोनों ही चार्जेस से बराबर डिस्टेंस पे होगा। सर ऐसा कैसे? देखो, ये प्लेन यहां से बराबर डिस्टेंस पे दोनों तरफ से। अब मान लो आपने इस प्लेन पे कोई पॉइंट लिया, यहां पे कोई P पॉइंट। अब ये P पॉइंट का इस प्लेन पे जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो जब वर्टिकल डिस्टेंस बराबर, हॉरिजॉन्टल बराबर, तो मेरे भाई इस टाइप से आपका हाइपोटेनस भी बराबर। दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के इक्वल हैं और बराबर डिस्टेंस में इस P पॉइंट से, तो दोनों का पोटेंशियल एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। नेट पोटेंशियल विल बी 0 एंड इट विल बिहेव एज एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आया भाई सोनू भाई समझ? बोलो बंधु, समझ आया? अब नक्षत्र का अगला फिर से क्वेश्चन है। सर वेक्टर फील्ड दे रखी है, इक्वेशन ऑन विच मॉड G इक्वल टू 60। अरे तो भाई मॉड इसका निकाल के 60 कर दो, बस इसके मॉड को 60 के बराबर रख दो, खत्म हो जाएगा। √a² + b² + c²। वैल्यू ऑफ इंटीग्रल अलोंग द कर्व ABCD इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। ये A से B, फिर C, फिर D। अच्छा, क्लोज्ड कर्व नहीं है, ABCD है। DL लेंथ आपको बतानी है बेटा। DL का इंटीग्रेशन सिर्फ लेंथ ही तो पूछ रहा है, डायरेक्ट निकाल दो। DL का इंटीग्रेशन डायरेक्ट निकाल दो। अब बाकी अगर आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो आप क्या कीजिए, इस कर्व को पैरामीटराइज कर लो, इस कर्व को पैरामीटराइज कर लो। देखो ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है, यहां पे x और y दोनों चेंज हो रहा है नक्षत्र, तो यहां पे लिखिएगा dx i कैप प्लस dy j कैप।
अब आप क्या कह सकते हो कि यहां पे x की वैल्यू होगी r cos थीटा, ये r दे रखा है ना, r cos थीटा, y की वैल्यू होगी r sin थीटा, तो dx कितना हो गया माइनस r sin थीटा डी थीटा। ठीक है, मैं कह रहा हूं जो कर्व्ड वाला पार्ट है नक्षत्र, जो कर्व्ड वाला पार्ट है ए बी, वहां पे मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में चला गया, आर कॉस थीटा वाई इक्वल टू बेटा आर साइन थीटा, तो dx कितना हो गया आपका माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, और dy कितना हो गया आर कॉस थीटा डी थीटा। अब जो dl वेक्टर था आपका dx आई कैप प्लस dy जे कैप, वो हो गया माइनस आर साइन थीटा डी थीटा आई कैप और प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा जे कैप। अब बेटा आप इसको इंटीग्रेट कर लो ए बी वाले में, यहां पे थीटा 0 से π/2 चला जाएगा, निकाल लोगे। ऐसे ही दूसरे वाले कर्व वाले पार्ट का भी निकाल लेना, वहां बस थीटा की वैल्यू बदल जाएगी, थीटा की लिमिट बदल जाएगी, चलेगा यही आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा। एक सर्कल के बॉर्डर पे ना आप ऐसे लिख सकते हो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस कॉस अगर रखूंगा तो माइनस आर आई कैप, कॉस का आ जाएगा साइन प्लस आर जे कैप, ये आ गया। फिर देखो ये जो लीनियर वाला पार्ट है बेटा, यहां पे तो आपको ये लेंथ सीधे सीधे नजर आ रही है ना 2r, और किस डायरेक्शन में माइनस जे कैप, तो अगला लेंथ हो जाएगा 2r माइनस जे कैप, फिर ये वाला निकाल देना। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, नितलेश का अगला क्वेश्चन है कि सर इसमें ρs की वैल्यू r के लिए अलग अलग दिया है, तो केवल 5c कूलम पर मीटर स्क्वायर ही लेना है, क्यों, क्या कंफ्यूज्ड हूं। हाँ, ρs की वैल्यू r के लिए, देखो इसका क्या मतलब है ना नितलेश कि 3 सिलेंडर हैं, एक 5 कूलम पर मीटर स्क्वायर का जो कि है 2 मीटर पे, एक -2 का 4 मीटर पे, और एक -3 का 5 मीटर पे, तो 3 सिलेंडर हो गए, एक 2 मीटर का, एक 4 मीटर का और एक 5 मीटर का। अब सबसे पहला गॉसियन सरफेस है 1 मीटर का, 1 मीटर 2 वाले के भी अंदर आएगा, तो उसके अंदर कोई भी सिलेंडर नहीं आया, ना 2 वाला, ना 4 वाला, ना 5 वाला। अगला गॉसियन सरफेस है 3 मीटर का, अगर 3 मीटर का गॉसियन सरफेस बना रहे हो बंधु, तो उसके अंदर सिर्फ कौन सा सिलेंडर आ रहा है, 2 मीटर वाला, तो 2 मीटर वाले का ही तो चार्ज मैंने निकाला, 2 मीटर वाला यही तो था बस, बाकी सिलेंडर तो बाहर है। गॉस लॉ लगाने के लिए आपको यह पता रखना होता है कि गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो अगर गॉसियन सरफेस 3 मीटर का है तो उसके अंदर एक ही सिलेंडर लाई करेगा 2 मीटर वाला, ना तो 4 मीटर वाला अंदर आ सकता, ना ही 5 मीटर वाला अंदर आ सकता। समझ आया भाई नितलेश, बोलो समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, अगला वेद व्यास का क्वेश्चन है, वीएम कैसे निकालें। देखो वेद व्यास आपका ये डीसी वोल्टेज आ गया 8.42, ठीक है, डीसी वोल्टेज आ गया आपका बेटा 8.42। अब वीईसी का रेंज 1 से 11 तक होना चाहिए, अगर आप 1 तक जाओगे तो आप इसमें कितना वोल्टेज सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, 7.42, 11 तक जाओगे तो 2.58। अब आपका जो एसी वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में बराबर होता है, ये कह रहा है माइनस में आप 7.42 तक जा सकते हो, पॉजिटिव में 2.58 तक, तो जो दोनों में से मिनिमम लिमिट है, ताकि दोनों में से कोई भी लिमिट वॉयलेट ना हो, दोनों में से मिनिमम लिमिट कौन सा है, 2.58। 2.58 मैंने ये चेक कर लिया, ये जो डीसी वोल्टेज है इस पे एसी सुपर इंपोज होगा, तो एसी कितना जा सकता है, तो यहां से पता चल रहा है नेगेटिव में जा सकता है 7.42 और पॉजिटिव में जा सकता है 2.58, तो दोनों में से कोई भी लिमिट वॉयलेट ना करने के लिए मिनिमम वाला चुना 2.58। आया समझ, जो भी मिनिमम डिस्टेंस है लिमिट से। अब ये कैसे भेजे हो, हाँ जी, फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन V2S by V1S फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर।
अगर देखो बेटा आपने नेटवर्क एनालिसिस पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है। यहां पे कैपेसिटर बन जाता है 1/s, इंडक्टर बन जाता है s, और यहां पे कैपेसिटर हो जाएगा 2/s। फिर ये दो इंपीडेंसेस पैरेलल में कंबाइन होंगी और फिर लगेगा वोल्टेज डिवीजन। मुझे लगता है कि आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो इसको क्योंकि आपने नेटवर्क नहीं पढ़ा है, इसीलिए आपको दिक्कत आ रही है। ठीक है, कौन कौन करेक्ट होगा? इफ अ एलटीआई सिस्टम इज कॉजल इट इज स्टेबल, ये तो इसी साल का गेट का क्वेश्चन है, मैंने कई बार डिस्कस कर लिया। कॉजालिटी का स्टेबिलिटी से कोई लेना देना नहीं, गलत। डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम इज कॉजल इफ द रिस्पॉन्स टू स्टेप इनपुट इज 0 फॉर n लेस देन 0। ये कह रहा है यानी कि जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो 0 के आगे ही आए। कॉजालिटी की कंडीशन ये होती है कि इंपल्स रिस्पॉन्स 0 के आगे आए, बट अगर इंपल्स रिस्पॉन्स 0 के बाद एग्जिस्ट करता है तो स्टेप रिस्पॉन्स भी बेटा 0 के बाद ही एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इफ अ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम हैज hn ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन देन सिस्टम इज स्टेबल, जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर एक भी सैंपल इनफाइनाइट हो गया तो ये एब्सोल्युटली समेबल नहीं होगा, भले ही 4 या 5 सैंपल्स ही हो, 4 या 5 सैंपल का ही सेट ले लो, बट उनमें से एक भी सैंपल इनफाइनाइट हुआ तो इट विल नॉट बी एब्सोल्युटली समेबल, तो सिस्टम विल बिकम अनस्टेबल। अब ये कह रहा है इंपल्स रिस्पॉन्स अगर 0 से 1 रहे तो सिस्टम स्टेबल होगा। इंपल्स रिस्पॉन्स मान लो कॉन्टिन्यूअस है 0.5 पे, हर वैल्यू 0.5 है, तब उसका सम इनफाइनाइट हो जाएगा, तब भी स्टेबल नहीं हुआ, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो आंसर इज ओनली बी। ये गेट 2023 का ही तो सवाल है। नक्षत्र भाई कौन कौन से सवाल लगा रहे हो, इसका क्या लेना देना है हमारे इससे ईएमटी से? एफ दे रखा है, एस दे रखा है, सरफेस ऑफ पैराबोलॉइड बाउंडेड बाय z इक्वल टू 2 डेल क्रॉस f डॉट ds यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। अब देखो ये क्लोज सरफेस हो गया, ऊपर वाला जो बॉर्डर है ना वो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी 2 रेडियस का एक सर्कल, और बाकी क्या है? पैराबोलॉइड का इक्वेशन है आपके पास, जिसका आप ग्रेडियंट से एरिया वेक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां दो सरफेस लेने पड़ेंगे, एक तो इसके ग्रेडियंट से जो आएगा, और एक बेटा इसकी जो टॉप वाली बाउंड्री आ रही है ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 वाली, यानी जो 2 रेडियस का सर्कल आ रहा है जिसका एरिया वेक्टर होगा एजेड कैप। ठीक है, एजेड कैप होगा। अब डेल क्रॉस एफ डॉट डीएस कह रहा है, इसका स्टोक्स थ्योरम से निकालना है, तो एफ डॉट डीएल आपने करना पड़ेगा। एफ डॉट डीएल में बेटा इसकी जो बाउंड्री है वो कौन सी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वो सर्कल है, समझे नक्षत्र? इसकी जो बाउंड्री है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, वो इसका बॉर्डर है, उस पे आप एफ डॉट डीएल कर दो। कैसे निकाला? जेड को 2 रख के, वो इसका बॉर्डर है। हाँ भाई सर ये पोजीशन वेक्टर नहीं समझ आया, इसमें करंट एलिमेंट का फाई कोऑर्डिनेट भी तो होगा, एंड पी पॉइंट पर फाई 0 है, तो क्या हम पोजीशन वेक्टर कैसे निकाल रहे हैं? पोजीशन वेक्टर बिटवीन 2 वैल्यू ऑफ फाई कैन नॉट बी टेकन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। देखो पी पॉइंट जो है आपका वो सिर्फ जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, वो सिर्फ जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो सिर्फ उसका जेड कोऑर्डिनेट है। और जब हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं बेटा, यहां पे तो देखो जब जेड एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो इसका आप ये कह सकते हो फाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप ऐसा सोचो फाई क्या बताता है? रोटेशन। अगर आपने रेडियस 0 कर दिया किसी पॉइंट का, तो आप कितना भी घूमते रहो आप जेड एक्सिस पे ही रहोगे। सोच करके देखो, अगर आपने रेडियस रो 0 कर दिया तो आप कितना भी घूमते रहिए सर्कुलरली, फाई पे असर नहीं आएगा। तो हम ये नहीं कह सकते इसका फाई कोऑर्डिनेट 0 है, ऐसा नहीं बोल सकते। फाई अगर 270 भी होता और रेडियस 0 होता, तब भी ये पॉइंट जेड एक्सिस पे ही लाई करता। रेडियस 0 होने का मतलब कि जेड एक्सिस से डिस्टेंस इज 0। तो आप ऐसा मत सोचो कि इसका फाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका फाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, बट इसका रो कोऑर्डिनेट 0 है। और इसका रो कोऑर्डिनेट क्या है? ए, एरो कैप, और इसका फाई कुछ भी हो सकता है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिखा। लेकिन मैंने बाद में जब आपको इंटीग्रेशन भी कराया तब भी मैंने बताया ये एरो कैप हर पॉइंट पे अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, इसीलिए इस एरो कैप का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ कौन सा? एजेड वाला। ये चीज मैंने इसीलिए बताई थी। ठीक है, यही है भाई डाउट? हो गए सभी लोग के डाउट? चलो, तो मेरे ख्याल से मैंने तो सारे ही डाउट बता दिए हैं भाई। एक बच्चा हैंड रेस करके रखा है, रुको ऑडियो पे ले लेते हैं।
कौन है भाई? वेद व्यास ही है। हाँ भाई वेद व्यास, आवाज आ रही है तो बोलो भाई। लेट मी चेक। हाँ मेरा साउंड तो ऑन है, जल्दी बोलो भाई। लग रहा है वेद व्यास ने सेशन छोड़ दिया है। चलो ठीक है फिर। वैसे भी वेद व्यास के सारे डाउट तो हम लोग आंसर कर ही चुके हैं, राइट। चलिए ठीक है भाई, तो सभी के डाउट्स आंसर हो गए हैं। इसी तरह से संडे टू संडे हम लोग डाउट सेशन लिया करेंगे। जिस किसी सब्जेक्ट के आपके डाउट्स हैं वो आप इकट्ठा करके रखिए, एक साथ सारे सब्जेक्टों के डाउट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कॉल नहीं आया, दोबारा हैंड रेस करो भाई वेद व्यास, दोबारा हैंड रेस करो फटाफट। और इसी टाइप से ना आप लोगों के लिए मैं जो है अलग से मेंटरशिप सेशन भी अरेंज कर लूंगा, जिसमें आप लोग अपनी नॉन टेक्निकल प्रॉब्लम्स लेके बैठ सकते हो। वैसे नॉन टेक्निकल इसमें भी पूछ सकते हो, ये जो डाउट सेशन होगा ना इसमें भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो फिर अभी इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, अगले संडे फिर से मिलेंगे और कल मॉर्निंग में आपकी ईएमटी की क्लास रहेगी, मैग्नेटिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे।